हाँ, अरे नहीं नहीं, एडिट की बात नहीं है, आपने मुझे राइट ही नहीं दिया है।
ओके, जय हिंद। मैं ब्रिगेडियर हेमंत महाजन फेसबुक लाइव में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप मेरी आवाज ठीक तरह से सुन रहे हैं और मेरी वीडियो आप ठीक तरह से देख रहे हैं। आज हम जिस विषय के ऊपर बातचीत करने वाले हैं वो विषय आपको सामने नजर आ रहा है। इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971, जिसे हम बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के नाम से भी पुकारते हैं। आपको याद होगा कि ये जो लड़ाई थी ये 4 दिसंबर को शुरू हो गई थी और उसके बाद ये लड़ाई 16 दिसंबर तक चली और उसके बाद 16 दिसंबर को बांग्लादेश एक अलग देश बन गया जब भारतीय सेना ने प्रवेश किया ढाका के अंदर और वहां पे जो पाकिस्तानी आर्मी थी उन्होंने हमें हमारे पास सरेंडर किया और ये हमारी देश की 1947 के बाद की सबसे सबसे जय थी। इसके ये विजय हासिल करने में भारतीय सेना ने बहुत ही बड़ा काम किया था। जनरल जनरल सैम मानेकशॉ बाद में जो फील्ड मार्शल बने, हमारे एक नेता थे। उसके बाद ये जो लड़ाई थी 2 जगह पे हुई, वेस्टर्न फ्रंट यानी कि फिलहाल का जो पाकिस्तान है वहां पे, और दूसरा ईस्टर्न फ्रंट, यहाँ पे ये लड़ाई हुई। आज हम इसके बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि हमारा जो तरीका है थोड़ा अभी अलग होगा। इसके पहले हम 1 घंटा फेसबुक लाइव करते थे और उसके ये थोड़ा सा लंबा हो जाता था। तो अभी ये फैसला किया गया है कि आज हम सिर्फ 20 मिनट बातचीत करेंगे। उसके बाद इसी लड़ाई का जो पार्ट 2 है वो हम अगले बुधवार को बात करेंगे रात को 9:30 बजे, और इसी का जो भाग 3 है इसके बारे में हम बात करेंगे शुक्रवार को रात को 9:30 बजे। तो आज हमारी बातचीत जो है ये केवल 20 मिनट तक ही होगी, और अगर आपके कोई सवाल होते हैं तो ये सवाल हम जरूर लेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूं। आज पहले जो मेरा आज का जो बातचीत है इसके बारे में, इसके अंदर हम 2-3 और मुद्दों को भी बातचीत करेंगे। ये मुद्दे अभी आपके सामने आएंगे। मैं उसको आपको पावर पॉइंट की तरफ मदद से इसे बताने की इसकी बताने की कोशिश करूंगा। 71 वॉर तो हमारे पास है ही, लेकिन आज शुरुआत मैंने जो करनी है वो आपके सामने है कि मीडिया में एक रिपोर्ट आई है कि चाइना जो उनके सोल्जर्स है उन्हें बायोलॉजिकली ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आपको पता है, जैसे मैंने अनेक बार बताया था कि चाइनीज सोल्जर्स ये सिटी ब्रेड है, ये कमजोर है, उनकी हाइट कम होती है, उनकी एंड्योरेंस कम होती है, उनकी ताकत कम होती है। लेकिन अभी एक न्यूज आई है कि चाइना जेनेटिकली अपने सोल्जर्स को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा है, और ये इंफॉर्मेशन डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस जो अमेरिका के है जॉन रैटक्लिफ, इन्होंने एक रिपोर्ट की है जिसपे उन्होंने बताया हुआ है कि चाइना अपनी सोल्जर्स की ताकत बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करके बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अगर आपने मूवीज देखी होंगी तो उसमें सुपरमैन होता है जिसे कोई रेडियोलॉजिकली एक्टिव स्पाइडर बाइट करता है और उसके बाद उसके अंदर सुपर नेचुरल पावर्स आ जाती है, यानी कि उसकी ताकत, उसकी स्पीड, उसकी एंड्योरेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो चाइना अभी बायोलॉजिकल एक्सपीरियंस करके अपनी सोल्जर्स की ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है,
उनका स्टैमिना बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बनाने की कोशिश कर रहा है। शायद वो रात के समय ज्यादा अच्छी तरह से देख पाएंगे, शायद वो हाई एल्टीट्यूड यानी कि जो बहुत ऊपर वाला एरिया होता है उसके अंदर भी वो अच्छी तरह से जी पाएंगे। यानी कि जो वो एक सोल्जर्स है वो एक बहुत ही ताकतवान सोल्जर्स बनेंगे। आपको पता है कि अगर आपने स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी की होगी तो काफी बार जो इंटरनेशनल लेवल स्पोर्ट्समैन होते हैं वो अपना परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए हार्मोन्स के इंजेक्शन लेते हैं या स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनको किसी कारण उनकी ताकत काफी बढ़ जाती है। लेकिन इसमें बहुत धोखे होते हैं। आपने एक नाम सुना होगा कि एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास अमेरिका की स्प्रिंटर थी, उसका नाम था फ्लोरेंस जॉयनर, कि जिन्होंने ओलंपिक के फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉयनर, उन्होंने ओलंपिक में 100 मीटर्स में 2 बार गोल्ड मेडल जीता था और उनके टाइम बाद में कोई टच नहीं कर पाया, क्योंकि शायद उन्होंने कुछ इस प्रकार से ड्रग्स लिए थे, कुछ इस प्रकार से स्टीरॉइड्स लिए थे जिससे उनकी ताकत उस समय काफी ज्यादा बढ़ गई और उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया। तो क्या इस और उसके बाद में जो बुरी बात हो गई वो ये हो गई कि दूसरा गोल्ड मेडल मिलने के 1 या 2 साल के अंदर ही ग्रिफिथ जॉयनर का डेथ हो गया। और इस प्रकार की केसेस काफी बार आई हुई है कि ड्रग्स का इस्तेमाल करते जो अपने एथलीट्स है खुद को सुपर ह्यूमन बनाना चाहते हैं, जिससे वो वर्ल्ड रिकॉर्ड वगैरह तैयार कर सकते हैं। तो यही इसी प्रकार का ये जो चीज एक्चुअली बाय लॉ ये चीज बिल्कुल बैंड है, लेकिन अभी क्या शायद चाइना इसी प्रकार की कार्रवाई कर रहा है? तो उसका आंसर यूएसए के इंटेलिजेंस चीफ बोलते हैं ये कर रहा है। और वैसे देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक ये नहीं हो सकता। और आपको पता है कि चाइना का जो स्टेट है ये इतना पावर हंग्री है कि वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, सुपर पावर बनने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। और चाइना आज दुनिया को सबसे बड़ा एक धोखा है। तो इसीलिए ये जो चीज चाइना कर रही है इसे किस प्रकार से रोका जाए? क्या वर्ल्ड का इसके ऊपर ध्यान देते हुए क्या दुनिया उनके ऊपर प्रेशर डाल सकती है कि इस प्रकार की बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स आप मत करिए, क्योंकि दुनिया ने न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल से कोई सुपर ह्यूमन ना बनाए जाए, कोई ह्यूमैनिटी को कोई खतरा ना हो जाए, इसलिए अलग अलग रूल्स किए हुए हैं जिसमें बायोलॉजिकल के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसके ऊपर लिमिट डाली हुई है कि अगर मेडिसिन के लिए उसका इस्तेमाल करना तो वो एक ठीक बात है, लेकिन इस प्रकार से ह्यूमैनिटी के खिलाफ अगर वो कुछ करते हैं तो ये गलत बात है। तो चाइना का ये जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है इसके ऊपर पूरी दुनिया ने नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि यही बात यूरोपियन मीडिया में भी आई है, यही बात जो चाइना का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है ग्लोबल टाइम्स, इसने भी कही हुई है 2-3 बार। तो ये चाइना के ऊपर पूरी दुनिया ने प्रेशर डालना चाहिए कि इस प्रकार के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ये इथिकली अलाउड नहीं है और चाइना ने नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए हमारा उनके ऊपर नजर रखना ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद जो दूसरा विषय जिसके ऊपर मैंने थोड़ी सी बात करनी है वो ये है कि जो स्टैंड ऑफ चल रहा है लद्दाख का, उसके लिए अभी 7 महीने पूरे हो गए हैं और इस 7 महीनों के अंदर चाइना ने क्या खोया और हमारे देश ने क्या पाया। एक हमारे देश के लिए अच्छी बात ये हो गई
कि हमारे देश के अंदर काफी सारे लोग थे जो सोचते थे कि चाइना हमारा अच्छा दोस्त बन सकता है और उनकी मदद से इकोनॉमिकली हम प्रॉस्पर हो सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। अभी 99% इंडियंस ये चाइना के खिलाफ है। हम उनके ऊपर इकोनॉमिक बॉयकॉट डाल रहे हैं। हम हमारी इकोनॉमी को उनसे डीकपल करना चाहते हैं। हम मिलिट्रीली हमारी ताकत को बढ़ा रहे हैं। हम रास्ते बना के हमारी जो आर्मी की ताकत है वहां पे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो चाइना ने घुसखोरी हमारी देश के अंदर की थी उसके वहां से वो वापस नहीं गए हैं। और ये इंडिया चाइना हिस्ट्री के अंदर का ये सबसे बड़ा स्टैंड ऑफ है। तो ये कब खत्म होगा? अभी तो कोई खत्म होने की उम्मीद सामने नजर नहीं आ रही है। तो ये हमारे देश के उन जो इंटेलेक्चुअल्स है, जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स है, जो बोलते थे कि चाइना हमारा दोस्त है, ये उनके लिए एक वार्निंग है। और अभी उनको ये पूछने की जरूरत है कि आपने ये बोला कैसे कि चाइना हमारा बिल्कुल दोस्त बन सकता है। ये एक बहुत ही गलत एडवाइस कुछ फॉरेन अफेयर्स के लोगों ने, कुछ स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट ने, कुछ चाइना स्टडी ग्रुप ने हमारे देश को दिया था। ये बिल्कुल साफ है कि चाइना हमारा नंबर 1 एनिमी है। अभी इसके अंदर जो स्टैंड ऑफ चल रहा है इसमें चाइना का भी काफी नुकसान हो रहा है। चाइना के सोल्जर्स ये अर्बन है, यानी कि बड़े शहरों से आते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं। और चाइना के सोल्जर्स का जो वहां पे कैजुअलिटी रेट है ये काफी है। ये माना जाता है कि ऑलमोस्ट डेली एक चाइनीज सोल्जर वहां पे मारा जा रहा है। इतना ही नहीं तो चाइना अपने सोल्जर्स को वहां पे रोज ही रोटेट करते हैं, यानी कि आज जो सोल्जर वहां पे ड्यूटी के ऊपर होगा कल उसकी बदली हो जाएगी। अगर उसकी तुलना हम भारतीय सेना के साथ करते हैं तो आपको नजर आ जाएगा कि हम इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करते। हमारे सोल्जर्स जब बॉर्डर के ऊपर जाते हैं वो 2 साल के लिए वहां पे हाई एल्टीट्यूड के अंदर होते हैं। तो अभी चाइना अपनी जो उनकी खुद की सोल्जर्स है, जो हन चाइनीज सोल्जर्स है, वो कितने डेलिकेट है ये चाइना को समझ में आया है। इसलिए चाइना ने अभी एक नया फैसला किया है कि तिब्बत जो चाइना का अभी हिस्सा बना हुआ है और चाइना के इलीगल ऑक्यूपेशन के नीचे है और जहां पे 50 लाख तिब्बतियंस रहते हैं, तो चाइना ने फैसला ये किया है कि इन तिब्बतियंस को आप चाइनीज आर्मी में भर्ती करेंगे ताकि वो इसके बाद ये जो डिफिकल्ट एरिया है खास तो लद्दाख का और सुपर हाई एल्टीट्यूड्स का वहां पे रहेंगे। इतना ही नहीं तो जैसे माउंटेनस एरिया है शिनजियांग वगैरह जहाँ के लोग ज्यादा टफ होते हैं एज कंपेयर टू प्लेन्स पे रहने वाले लोग, तो इनकी तुलना में वो इन सोल्जर्स को यहाँ पे लाना चाहते हैं। लेकिन जो तिब्बतियंस को वो चाइनीज आर्मी में भर्ती करेंगे तो उनके लिए उन्होंने कुछ नियम बनाए हैं। उनका कहना है कि तिब्बतियंस को हम चाइनीज आर्मी में तब बुलाएंगे कि उनका जो दलाई लामा है जो भारत के अंदर स्थित है उनके साथ कोई कांटेक्ट होना नहीं चाहिए। दूसरा, बहुत सारी ओवरसीज ऑर्गेनाइजेशन है जो तिब्बत की इंडिपेंडेंस के लिए कोशिश कर रही है, उनके साथ भी इनका संबंध नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं तो इसके सिवाय जो यूरोप की ऑर्गेनाइजेशंस है या जो तिब्बतन गवर्नमेंट इन एक्साइल है, इनके साथ भी इनका मिलाप नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के अलग अलग रूल्स उन्होंने किए हैं। उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो तिब्बतन चाइनीज आर्मी में आएंगे उन्हें कंपलसरी जो चाइनीज आर्मी या जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का उन्हें मेंबर बनना पड़ेगा। तो इस प्रकार से वो चाहते हैं कि तिब्बतन चाइनीज आर्मी में आएंगे और चाइना की जो सोल्जर्स की कैजुअलिटीज है
वो कम होगी। इसके विश्लेषण हम किस प्रकार से करते हैं? इसका विश्लेषण ऐसे है कि हमारे लिए वो अच्छी बात है, क्योंकि 50 लाख तिब्बतन्स में से अगर कुछ तिब्बतन्स चाइनीज आर्मी में जाते हैं तो उन्होंने चाइनीज आर्मी के साइड में कभी भी नहीं रहना है, वो बल्कि हमारी देश के लिए यानी कि हिंदुस्तान के लिए चाइनीज आर्मी में रह के हमारे कान और आंख बन सकते हैं। और अगर लड़ाई होती है तो चाइनीज आर्मी की मूवमेंट, उनके कौन से वेपन्स है, कहाँ पे वो डिप्लॉयड है, इस प्रकार की खबर हमें उनसे मिल सकती है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। इतना ही नहीं तो आपको पता है कि इंडियन आर्मी के अंदर एक तिब्बतन कमांडो है जो इंडियन आर्मी के नीचे है। उनका नाम है SFF यानी कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जिन्होंने 27-28 अगस्त को एक बहुत बढ़िया कार्रवाई की थी और चाइना के खिलाफ एक ऑफेंसिव कार्रवाई ये की थी। तो ये हमारे पास तिब्बतन्स तो पहले ही है, तो इन तिब्बतन्स जो चाइनीज आर्मी में होंगे और ये तिब्बतन जो हमारे पास है, इनका अच्छा मिलाप हो सकता है, जिससे हमें चाइनीज आर्मी के बारे में अच्छी खबर मिल सकती है। अभी मैं आज के मेरे मेन टॉपिक के ऊपर आ जाता हूं, जिसमें मेरा विषय था कि इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971। आपको पता है कि जब ये लड़ाई हुई थी तो पाकिस्तान के दो हिस्से थे। एक तो अभी जिसे वेस्ट पाकिस्तान बोला जाता है और दूसरा जिसे अभी हम बांग्लादेश बोलते हैं। ये दो हिस्से अलग अलग थे और हमारी जो लड़ाई हुई वो एक तो पाकिस्तान के साथ वेस्टर्न फ्रंट के अंदर हुई, यानी कि स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के सामने लड़ाई हुई। इसके सिवाय जो पंजाब का एरिया है वहां पे लड़ाई हुई और कुछ राजस्थान के साथ लड़ाई हुई। और इसके सिवाय बांग्लादेश के अंदर भी लड़ाई हुई, जिसके अंदर हमने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। अभी हम एक बिल्कुल ब्रॉडली एक दो चीजें के बारे में बातचीत करेंगे कि ये जो लड़ाई हुई इसका कारण क्या था। कारण शॉर्ट में मैं ये बोलना चाहूंगा कि मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के नेता थे या तब ईस्ट बंगाल, उन्होंने मेजॉरिटी हासिल की थी और ऐसे लग रहा था कि मुजीबुर रहमान ये पूरे पाकिस्तान के नेता बन सकते हैं क्योंकि उनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी। लेकिन वेस्ट पाकिस्तानी जहां पे भुट्टो याह्या खान वगैरह थे वो नहीं चाहते थे, तो उन्होंने फैसला किया कि उनको अभी रगड़ देते हैं और उन्होंने उनकी बिल्कुल सप्रेशन की। वो चाहते थे कि जो बंगाली नेशनलिस्ट फीलिंग है इसे इतना दबाया जाए कि कभी भी वो ना तो ऑटोनॉमी मांगेंगे, ना वो कभी पाकिस्तान से इंडिपेंडेंट होना चाहेंगे। तो इसीलिए जो उनके लीडर थे मुजीबुर रहमान, उनको उन्होंने जेल में डाल दिया और मुजीबुर रहमान ने 25 मार्च 71 को डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जाहिर किया, जिसमें उन्होंने बोला कि दिस इज माय लास्ट मैसेज फ्रॉम टुडे, बांग्लादेश इज इंडिपेंडेंट एंड आई कॉल अपॉन द पीपल ऑफ बांग्लादेश wherever you are with whatever you have to resist the Pakistani army of occupation to the last. Your fight must go on until last soldier of the Pakistani army is expelled from the soil of Bangladesh. मतलब उन्होंने आजादी के लिए एक अपने जनता को बताया कि हम आजाद होना चाहते हैं। और जब भी उसके बाद का जो चीजें हुई, मैं बिल्कुल शॉर्ट में ही बोलना चाहूंगा कि इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेशन तो 47 से चल रहा था, कारण अलग अलग थे। लेकिन 25 मार्च को जब मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को आजाद बनाया तो उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने जो बांग्लादेशी मुस्लिम थे इनके ऊपर काफी अत्याचार करने शुरू कर दिए। और पाकिस्तान जो मुजीबुर रहमान थे उनकी जो पार्टी थी उनका नाम था बांग्लादेश की अवामी लीग, और आज भी यही अवामी लीग सत्ता में है। और मुजीबुर रहमान की जो लड़की है हसीना वाजद, ये आजकल बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है। तो यहाँ पे आप स्लाइड पे देख लेंगे
कि काफी पाकिस्तान ने इथनिक क्लींसिंग की, तकरीबन 40 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी उनको उन्होंने मार दिया। रेप बांग्लादेशी वुमेन का उन्होंने काफी किया। ये जो 40 लाख जो बांग्लादेशी थे, उसमें तकरीबन 30 लाख ये बांग्लादेशी हिंदू थे। उसके बाद ऑलमोस्ट 70 से 80 लाख बांग्लादेशी हमारे देश में रिफ्यूजी बन के आए थे। ये समय था कि जब पूरी दुनिया में जो दो सुपर पावर्स थी, वो थी अमेरिका, जिसके प्रेसिडेंट थे श्री रिचर्ड निक्सन, यहाँ पे उनकी फोटो नजर आ रही है, और दूसरे जो यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे प्रेसिडेंट ब्रेजनेव। निक्सन जो थे संभव उस समय भारत के खिलाफ थे और पाकिस्तान के साथ तभी उनका एक अलायंस हो गया था। तो हमने एक अच्छी काम किया, हमने यूएसएसआर के साथ एक ट्रीटी साइन की, जिससे यूएसएसआर ने बोला कि अगर लड़ाई होती है और अगर कोई मदद चाहिए तो यूएसएसआर इंडिया का मदद करेगा। इससे हमने यूएसए को उस समय न्यूट्रलाइज कर दिया। और ये है जो हमारे हीरो थे 1971 के फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। ये एक बहुत ही बहादुर थे। उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भी बर्मा फ्रंट पे हिस्सा लिया था, जहां पे वो इंजर्ड हो गए थे, जहां पे उन्होंने उनको हाईएस्ट अवार्ड मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया गया था। तो उनका एक एनेक्डोट है कि जब उनको 6 गोलियां लगी थी उस लड़ाई के अंदर, उनको हॉस्पिटल में लाया गया और उनको सर्जन का जो ऑपरेशन थिएटर होता है उस टेबल पे रखा गया। तो सर्जन ने जब उनकी हालात देखी तो उन्होंने बोला कि भाई ये जिंदा नहीं रहने वाला है, तो इसके ऊपर ऑपरेशन करके जो बुलेट्स उसकी शरीर में गई है उसको निकालने की मैं कोशिश नहीं करूंगा। देखिए कितनी सीरियस सिचुएशन है कि एक बहुत ही वुंडेड फील्ड सैम मानेकशॉ ऑपरेशन थिएटर के अंदर है और सर्जन बोलते हैं कि मैं आपके ऊपर ऑपरेशन नहीं करूंगा क्योंकि आपको जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं है। तो वो टर्न होने ही वाले थे और दूसरी पेशेंट की तरफ जाने वाले थे। तो उन्होंने पूछा, बाय द वे यंग मैन, आपको क्या हुआ? यंग मैन, आपको क्या हुआ? तो मानेकशॉ जो डेड बेड पे थे, सर्जन के मुताबिक कुछ देर के अंदर वो मरने वाले थे, उन्होंने रिप्लाई दिया, उन्होंने उत्तर दिया कि मुझे एक गधे ने लात मारी। आई वॉज किक्ड बाय अ म्यूल। मुझे एक गधे ने लात मारी। सर्जन को शॉक लग गया कि ये जो आदमी है, ये जो सोल्जर है जिसने अगले कुछ मिनटों के अंदर मरना है, ये बोलता है कि गधे ने मुझे लात मारी इसलिए मेरा हालात ये हो गया। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी ये जो फाइटिंग स्पिरिट है, तुम्हारा ये जो ह्यूमर है, तुम्हारी ये जो विनोद बुद्धि है, इसको मैं सलाम करता हूँ और मैं आपके ऊपर ऑपरेशन करूंगा। और उसके बाद उस सर्जन ने फील्ड मार्शल के ऊपर ऑपरेशन किया। 6 बुलेट्स जो उनके बॉडी के अंदर थी उसे बाहर निकाल दिया। फील्ड मार्शल बच गए और उसके बाद जो हिस्ट्री क्रिएट हुई वो आपको पता है। 1971 का वॉर जब हुआ था तब फील्ड मार्शल हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और उन्होंने बहुत ही बढ़िया कार्रवाई इसमें की थी। मैं उसके बारे में 2-3 ही बड़े पॉइंट बता पाऊंगा कि जब मार्च में ये रिफ्यूजीज आने शुरू हो गए तो हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी श्रीमती इंदिरा गांधी, इन्होंने बोला कि आप लड़ाई तुरंत करो और क्योंकि ये रिफ्यूजी हमारी इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेन हो रहे हैं। लेकिन फील्ड मार्शल ने नहीं बोला। उन्होंने बोला कि ये लड़ाई का समय नहीं है क्योंकि हम लड़ाई के लिए तैयार नहीं है, हमारे पास तोहफे नहीं है, हमारे पास टैंक नहीं है, हमें मेंटेनेंस के लिए और काम करना पड़ेगा, हमारी काफी सारी इक्विपमेंट ऑफ रोड है क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री है ये हमें पैसे नहीं देती। तो हमें लड़ाई की तैयारी करने के लिए कम से कम 5-6 महीने लगेंगे और लड़ाई का जो करेक्ट समय है वो दिसंबर है क्योंकि उस समय चाइनीज बॉर्डर के ऊपर बर्फ पड़नी शुरू हो जाएगी जिससे चाइनीज आर्मी पाकिस्तान को मदद नहीं कर पाएगी। तो ये फील्ड मार्शल का ये जो बयान था ये पॉलिटिकल लीडरशिप को अच्छा नहीं लगा,
इंदिरा गांधी ने बोला कि नहीं, मैं आप चाहते हो कि तुरंत युद्ध करो, तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल नहीं, अगर आप चाहते हैं कि तुरंत युद्ध करो तो आपको मुझे निकालना पड़ेगा और किसी एक और सोल्जर को लेना पड़ेगा जो आपकी जो इरेशनल ऑर्डर है इसे मान जाएगा। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी को समझ में आ गया जो वो कह रहे थे बहुत ही सही बात थी, और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि ठीक है, आप तैयारी करो और हम लड़ाई दिसंबर में करेंगे जैसे आपने बोला है। इस लड़ाई के दूसरे हीरो थे लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह। इसके बारे में हमारा देश काफी कम जानता है, लेकिन ये एक ऐसे जनरल थे जो राजस्थान के थे, वो एक राजपूत थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ये भी थे। उन्होंने जो इनके बारे में ये बोला जाता है कि वो एक ऐसे जनरल थे जो लड़ाई में कभी हारे नहीं। उनके मैं दो एनेक्डोट्स या दो किस्से आपको बोलना चाहता हूं। एक है, जब गोवा का लिबरेशन हुआ तभी इनको पैरा ब्रिगेड कमांड करने का उनका उनका सौभाग्य था। पैरा ब्रिगेड को वहां पे डाला गया। पैरा ब्रिगेड ने इतनी आक्रामक कार्रवाई की गोवा के अंदर, जो उनको नहीं बोला गया था वो भी कर दिया, और कुछ ही दिनों के अंदर पोर्तुगीज आर्मी वहां से भाग गई, पोर्तुगीज नेवी का डिफीट हो गया। तो ये जो आक्रामक कार्रवाई सगत सिंह ने जो की, उससे गोवा लिबरेशन ये बिल्कुल एक नॉन कॉन्टेस्ट रहा और पुर्तगाल कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि ये सोचा जा रहा था कि पुर्तगाल ये यूरोप का हिस्सा है। यूरोप और अमेरिका का जो मिलिट्री कोऑपरेशन है, जिसे नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से बोला जाता है, तो शायद अमेरिका उनकी मदद के लिए आएगा। लेकिन पुर्तगाल ने कभी ये नहीं सोचा था कि भारत के पास एक सगत सिंह जैसे सोल्जर है जिन्होंने इतनी आक्रामक कार्रवाई की कि जिससे पुर्तगाल को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला, और ये लड़ाई हम बिल्कुल आसानी से जीत गए। इसके बाद उनका मैं एक दूसरा हिस्सा बताना चाहूंगा। वो जो हिस्सा है वो है 1967 का, जब ये GOC 17 टीम थे सिक्किम के अंदर। अभी चाइना का स्टैंड ऑफ चल रहा है। तब यहाँ जो नाथुला पास है, जहाँ पे आप में से काफी लोग टूरिस्ट बन के गए होंगे, उसके पास चोला पास है। चोला पास के पास चाइना ने हमारे एरिया में आक्रमण करने की कोशिश की और वो अंदर आ गए, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वहां पे जो हमारे GOC थे वो जनरल सगत सिंह थे। जनरल सगत सिंह ये एक आक्रामक नेतृत्व था उनका। इन्होंने बोला कि बस इनको अभी हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे। जो चोला की लड़ाई चली, ये 3 दिन चली। इसके अंदर हमने 350 चाइनीज सोल्जर्स को मारा है, और तकरीबन 70 सोल्जर्स हमारे भी गए इस लड़ाई के अंदर। लेकिन जनरल सगत सिंह ने जो काम किया, उसे उनको गवर्नमेंट की ना परमिशन थी, ना उनके जो सीनियर्स है उनकी भी परमिशन थी। इनफैक्ट जो वहां पे आर्मी कमांडर थे, जो उनके सीनियर थे, उन्होंने बोला कि भैया इससे तो लड़ाई शुरू हो जाएगी, भारत और चाइना के बीच में इतनी आप आक्रामक कार्रवाई कर रहे हो। लेकिन जनरल सगत सिंह की इस आक्रामक कार्रवाई से चाइना को एक लड़ी नोज मिल गया, और यही जनरल सगत सिंह थे जिन्होंने 1971 के अंदर बहुत ही बड़ा काम, बहुत ही बढ़िया काम किया। और उनकी जो कोर थी, कोर यानी कि तकरीबन 40-50 हजार सोल्जर्स होते हैं, वो ढाका को कैप्चर करने वाली पहली कोर थी। बहुत ही आक्रामक कार्रवाई की, नदियों को पार किया, हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की, पैरा ड्रॉपिंग का इस्तेमाल किया, पाकिस्तान की फोर्ट्रेस कमांड को अलग अलग जगह से बाईपास किया। बहुत ही बढ़िया उन्होंने युद्ध नीति का इस्तेमाल किया, और जिससे बांग्लादेश की जो लड़ाई है इसे जीतने में हम जीत गए। यहाँ पर मैं आपको एक दो चीजें और बोलना चाहता हूँ। सावरकर स्मारक जो है, उनके एक जो मेंबर है कर्नल पुदाम्बेकर, इन्होंने 1971 के वॉर के अंदर हिस्सा लिया हुआ है। तो इनको भी हमने सैल्यूट करना चाहिए, और इन सब सोल्जर्स को हमने सैल्यूट करना चाहिए कि जिन्होंने ये 71 की लड़ाई जीती, जिससे हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए।
इस लड़ाई के अंदर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। मैंने अभी कुछ अच्छे जनरल्स के बारे में बात की, अभी मैं कुछ एक दो लड़ाई के बारे में बात करूंगा जिसके साथ मेरी बटालियन 7 मराठा लाइट का संबंध है। बैटल ऑफ पाचागढ़, ये पाचागढ़ नाम की जगह है जो है बांग्लादेश के अंदर। पाचागढ़ के टाउन को कैप्चर करने का काम 7 मराठा लाइट इन्फेंट्री को मिला और इस लड़ाई के अंदर उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया, जिसमें एक पाकिस्तानी ब्रिगेड ने उनको सरेंडर किया। लड़ाई के बारे में बातचीत करने के लिए तो अभी समय नहीं है, लेकिन मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ। मराठा रेजिमेंट का एक वॉर क्राई होता है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। और जब वो लड़ाई में जाते हैं तो वॉर क्राई शिवाजी महाराज की जय बोल के वो लड़ाई में जाते हैं। तो उन्होंने जब 7 मराठा वहां पे लाइनअप हो रही थी फॉबिंगा प्लेस के अंदर हमला करने में जाने के लिए, तो उन्होंने उनके कंपनी कमांडर थे मेजर निजामुद्दीन। मेजर निजामुद्दीन ये एक मैंगलोर में रहने वाले मुस्लिम थे और ये कंपनी कमांडर थे। कंपनी कमांडर का मतलब 100 तकरीबन 120 सोल्जर्स उनके कमांड के नीचे जाते होते हैं। तो जब उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की जय पुकारने के लिए जोर से ललकारा तो उतने में पाकिस्तान की फायरिंग शुरू हो गई, जो पाकिस्तानी सामने डिफेंस में थे। और एक बुलेट जिसने मेजर निजामुद्दीन के मुंह में प्रवेश किया, क्योंकि उन्होंने छत्रपति की जय पुकारने के लिए मुंह बड़ा किया था, वो मुंह के अंदर चला गया और उनका जो चीक है यानी कि जो गाल है यहाँ से बाहर आ गया, यानी मुंह से अंदर गया और यहाँ से वो बाहर आ गया। अगर उस समय उनका मुंह बंद होता तो शायद दांत में लग के गोली रिकोशेट हो जानी थी और उनका वहां पे मृत्यु होना था। लेकिन इसलिए कि छत्रपति की जय पुकारने के लिए उन्होंने अपना मुंह खोला था, वो थ्रू ऑन थ्रू गोली चली गई और मेजर निजामुद्दीन बच गए। तो ये एक बहुत ही अच्छी लड़ाई लड़ी गई थी, जिसके बारे में हम बाद में रिटर्न में कभी बात करेंगे। हम सिर्फ 71 की जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी उसके बारे में बात करेंगे। हमारे जो तीनों सेनापति थे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये तो फील्ड मार्शल मानेकशॉ है, इनको तो आप जानते हैं। ये है एडमिरल नंदा जिन्होंने इंडियन नेवी का नेतृत्व किया, और ये है एयर मार्शल लाल। इन तीनों ने भी बहुत बढ़िया काम किया। और जनरल मानेकशॉ का प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ बहुत ही अच्छा संबंध था, इसीलिए वो जो नौकरशाही थी उनको बाईपास करके जो कुछ चीजें सैन्य के लिए जरूरी थी वो प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्टली ले लेते थे। अगर वो नहीं होते तो शायद नौकरशाही ने जैसे बजट में अभी इतने सालों से कमी की हुई है वैसे वो कमी कर रखते थे। और इतना ही नहीं, तो मानेकशॉ ने ये जो बाकी दोनों लोग थे नेवी और एयरफोर्स के, उनके साथ भी काफी अच्छा संबंध रखा था। और उस समय जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे वो श्री जगजीवन राम थे। और लेकिन जगजीवन राम डिफेंस मिनिस्टर होने से कुछ देर पहले ही डिफेंस मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के एक सुपुत्र श्री वाईबी चौहान। आपको पता है कि 1962 वॉर में डिफीट होने के बाद श्री यशवंतराव चौहान जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे उनको प्रमोशन के ऊपर भेजा गया दिल्ली में और वो डिफेंस मिनिस्टर बने। और उनकी जो हमारी चाइनीज के साथ जो हमारी तैयारी हुई है उसमें उन्होंने बहुत योगदान दिया। और इंडियन आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए उनका हाथ बहुत बड़ा था। लेकिन युद्ध के कुछ देर पहले ही उनके जगह के ऊपर श्री जगजीवन राम आ गए थे। मुक्ति वाहिनी के बारे में मैं थोड़ी सी बात करूंगा। मुक्ति वाहिनी यानी कि कुछ बंगाली सोल्जर्स थे जिन्होंने डिफेक्ट किया था, उनकी मदद से एक कमांडो फोर्स बनाया गया या बांग्लादेश की एक अंडरग्राउंड आर्मी बनाई गई जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी। ये पाकिस्तानी आर्मी से आए थे और उनको जो लश्करी मदद थी ये भारत ने दी थी। और उनको 11 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में तैयार किया था। और इसके जो कमांडर्स थे ये इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स थे और इन्होंने इंडियन आर्मी को गाइड का काम किया, इंडियन आर्मी को लॉजिस्टिक्स में मदद करने का काम किया।
अलग अलग प्रकार की जो मदद है ये उन्होंने की। और इसके जो नेता थे, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग जगह के ऊपर जो उनके नेता थे वो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। सॉरी, ये मेरी जो लैपटॉप है थोड़ी सी हैंग हो रही है, वो हो जाता है अभी। ये देखता हूँ कि क्या मैं आगे वाले स्लाइड को जा सकता हूँ कि नहीं। आ, कोई बात नहीं, ये बता रहा है कि ये पावर पॉइंट आपको अभी तंग कर रहा है, इसलिए इसको मतलब आपको आगे जाने की इजाजत नहीं देता। लेकिन इतना ही समझना बाकी है कि इंडियन आर्मी ने उनको ट्रेन किया, उनका नेतृत्व किया, उनको आगे जाने के लिए मदद की, और मुक्ति बाहिनी ने भी लड़ाई के अंदर अच्छा काम किया। तो यहाँ पर मैं ये जो शुरू शुरू की कार्रवाई है उसके बारे में मैंने बात की है। अभी जब हम बुधवार को और शुक्रवार को मिलेंगे तो मैं अगले हिस्से के ऊपर बात करूंगा, जिसके अंदर पाकिस्तानी आर्मी वहां पे कैसी थी, उन्होंने बांग्लादेश की रक्षा करने के लिए किस प्रकार का तैयारी की थी, इसकी हम बात करेंगे। उसके बाद जो लड़ाई बांग्लादेश में हुई इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ी सी बातचीत हम वेस्टर्न फ्रंट यानी कि कश्मीर के अंदर जो लड़ाई हुई उसके बात करेंगे। और इसके सिवाय हम जो एयरफोर्स और नेवी ने इस लड़ाई में अच्छा काम किया इसकी बातचीत करेंगे। तो ये सब हम नेक्स्ट इसमें करेंगे। लेकिन अभी समय आ गया है रुकने का। मैं एक बार देखता हूं कि क्या कोई आपसे सवाल है क्या। अगर आपके पास कोई सवाल है तो एक दो सवाल मैं लेने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी जैसे कि मैंने पहले बोला है कि हमने फैसला ये किया है कि बिल्कुल ये जो हमारी बातचीत है ये हम कम रखेंगे, और इसको ज्यादा बार आप लोगों के साथ मिलाप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 1 घंटा बातचीत में शायद लोग थक जाते हैं। आजकल लोगों को 5 डेज का क्रिकेट मैच देखने में इंटरेस्ट नहीं होता, वो बल्कि केवल चाहते हैं T20 वाला मैच, यानी कि 20 ओवर के अंदर जो भी करना है वो करना चाहते हैं। तो इसीलिए हम ये जो हमने समय रखा हुआ है वो केवल 20 मिनट ही रखा हुआ है, और हम इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 है जो हम आगे आने वाले हिस्से में लेंगे। तो अगर आपके कोई सवाल है तो ये सवाल अभी मैं ले सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई सवाल अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। एक बार मैं फिर देखता हूँ कि क्या कोई सवाल है कि नहीं। लेकिन कोई भी सवाल मतलब काफी सारे लोगों ने वंदे मातरम बोला है, जय हिंद बोला है, और कुछ काफी चीजें बोली हुई है। तो आप सबको जय हिंद। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि आप सभी ने, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इसे लाइक करें, और ताकि हम ये जो इंफॉर्मेशन है ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचा सके। यहीं पे मैं रुकता हूं, आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।